डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपनी इस वीडियो में मैनेजमेंट प्रोसेस अर्थात व्यवस्था प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। पारिवारिक जीवन को समृद्ध, शांतिप्रद, सुखमय एवं संतोषप्रद बनाने के लिए गृह कार्यों को समय पर निष्पादित करना जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और नवीन लक्ष्यों का निर्माण या निर्धारण कर पाएंगे। बिना उद्देश्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति के पारिवारिक जीवन की समृद्धि, सुख शांति एवं सफलता की कामना नहीं की जा सकती है। अतः पारिवारिक जीवन की उन्नति एवं सफलता के लिए प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न स्टेप्स या सोपानों को जानना व समझना बहुत ही जरूरी होता है। अतः आज के इस वीडियो में यूनिट 1 अर्थात इकाई 1 की बिंदु संख्या जो 2 है, जो कि आपकी प्रबंध प्रक्रिया या व्यवस्था प्रक्रिया पे है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवस्था प्रक्रिया आखिर हम कहेंगे किसको। गृह व्यवस्था एक सुनियोजित एवं सजीव प्रक्रिया है। गृह व्यवस्था पारिवारिक जीवन का प्रशासनात्मक पक्ष होता है। यह निरंतर चलने वाली गत्यात्मक एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है, जो समय, परिस्थितियों, प्रदेश, संस्कृति, जलवायु, भौगोलिक स्थितियों आदि में परिवर्तन के साथ ही परिवर्तित होती रहती है। जहां गृह कार्यों एवं उत्तरदायित्व को संपन्न करने का एक सशक्त एवं प्रभावशाली साधन है। यथार्थ में हम जब बात करते हैं गृह व्यवस्था की, तो यह एक मानसिक सुनियोजित क्रिया होती है, जिसमें परिवार के मूल्यों का पोषण होता है एवं उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। यह अत्यंत सूक्ष्म किंतु अत्यंत कुशलता पूर्वक बनाई जाने वाली योजना है, जिसके अंतर्गत परिवार के सभी साधन की बात हमने कल भी की थी और बताया था। इसके अंतर्गत भौतिक साधन, व्यक्ति की शक्ति या ऊर्जा, धन, समय, रुचि, ज्ञान, योग्यता, सभी चीजें साधन के अंतर्गत आती, यानी परिवार के सभी साधनों का उपयोग परिवार के सदस्यों की संतुष्टि एवं अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है, अर्थात उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं गृह व्यवस्था की जो प्रक्रिया है या व्यवस्था की जो प्रक्रिया है वो काफी सूक्ष्म या छोटी होती है, परंतु इसको कुशलता पूर्वक बनाया जाना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ वास्तविक परिस्थितियों का सामना करना, समस्याओं को सुलझाना तथा पारस्परिक जो द्वंद्व है उनको कम करने में यह सहायता प्रदान करता है। निकेल एंड डॉर्सी के अनुसार पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें नियोजन करना, नियंत्रण करना एवं मूल्यांकन करना आते हैं, और इसे ही प्रबंध प्रक्रिया या मैनेजमेंट प्रोसेस कहा जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कार्यों को संपन्न करने के लिए तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए पारिवारिक साधनों के आधार पर आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन आते हैं, और ये जो सारी क्रियाएं होती है यह एक दूसरे पर आधारित होती है और एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। इस स्लाइड में बताया है कि गृह प्रबंध या होम मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया से तात्पर्य हुआ कि यह जो है यह एक मेंटल प्रोसेस होता है। गृह प्रबंध के बाद जो हमने बात की है प्रबंध प्रक्रिया की, जो कि बहुत सूक्ष्म है और एक प्रोसेस है। यह जो प्रोसेस होती है यह एक श्रृंखला के रूप में होता है, जिसमें हम साधन का उपयोग करते हैं
जो कि व्यक्ति के साधन होते हैं या परिवार के साधन होते हैं, या भौतिक हो सकते हैं, शक्ति हो सकती है या ऊर्जा हो सकती है, व्यक्ति का समय, धन हो सकता है, उसकी रुचि, ज्ञान, योग्यता हो सकता है। और इन साधनों का उपयोग करा जब जाता है तो इसके अंतर्गत उसका नियोजन करना आता है या प्लानिंग करनी आती है, नियंत्रण करना आता है या कंट्रोलिंग करनी आती है, मूल्यांकन या एवल्यूशन आता है। और इन तीनों ही चीजों के द्वारा या तीनों चरणों के द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं या अपने परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति करी जाती है। यानी जो प्रबंध की प्रक्रिया है उसके अंदर जो है यह 3 चरण अपने एक महत्व रखते हैं, और इन चरणों के द्वारा ही हम साधनों का प्रयोग करके परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं और उनको संतुष्टि प्रदान करने का कार्य करते हैं। यानी क्रियाओं की वह श्रृंखला जो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर करती है, यह प्रबंध प्रक्रिया कहलाती है। गृह प्रबंध प्रक्रिया के चरण या स्टेप्स ऑफ होम मैनेजमेंट प्रोसेस। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गृह व्यवस्था पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यह एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। गृह व्यवस्था के 3 मुख्य चरण होते हैं और यह चरण एक दूसरे पर आधारित एवं अंतर संबंधित होते हैं। एक चरण का प्रभाव निश्चित रूप से दूसरे पर और दूसरे का प्रभाव निश्चित रूप से तीसरे पर पड़ता है। इसमें प्रथम चरण होता है नियोजन करना या आयोजन करना, और इसे ही हम प्लानिंग कहते हैं। दूसरा चरण होता है नियंत्रण करना या कंट्रोलिंग। तीसरा चरण होता है मूल्यांकन करना या इवोल्यूशन करना। इन चरणों में हम सबसे पहले बात करेंगे नियोजन करना या प्लानिंग करना की, कि किसे हम प्लानिंग कहेंगे या किसे हम नियोजन करना या आयोजन करना कहते हैं। तो निकल एवं डॉर्सी के अनुसार एक वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के विभिन्न संभावित मार्गों के संबंध में सोचना, कल्पना में प्रत्येक योजना की समाप्ति तक अनुगमन करना और व्यापक योजना का चुनाव करना ही योजना होता है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक योजना का कोई वांछित लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संभावित मार्गों के संबंध में सोचना पड़ता है। प्रत्येक योजना के समाप्त होने तक उसका अनुसरण करना पड़ता है और व्यापक योजना का चुनाव करना पड़ता है। आयोजन में उद्देश्यपूर्ण निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक क्रम का निर्धारण करती है। प्रत्येक कार्य को संख्याबद्ध कर देने से कोई उद्देश्य या लक्ष्य पूरा किया जाता है। अर्थात आयोजन निर्णयों की श्रृंखला है जो कार्यों के क्रम से संबंध रखता है। योजना के आधार पर मूल्य स्तर और संबंधित सूचना जिसे कि हम एकत्रित करते हैं। साधारणतः आयोजन भविष्य के लिए होता है और प्रत्येक स्थिति में यह अलग अलग होता है। आयोजन के तहत स्तर का निर्धारण होता है जो एक संख्यात्मक और गुणात्मक माप होता है। आयोजन में उद्देश्यपूर्ण निर्णयों की श्रृंखला होती है, अर्थात जो एक क्रम का निर्धारण कर रही है, और हमने कहा कि प्रत्येक कार्य को यह श्रृंखलाबद्ध भी कर रही है और श्रृंखलाबद्ध कर देने के कारण ही हम उस उद्देश्यों या लक्ष्यों को पूरा कर पा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं आयोजन के मुख्य चरण की, यानी कि स्टेप्स टू प्लानिंग, कि हमें प्लानिंग करते समय या योजना बनाते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला बिंदु होता है
समस्या की पहचान करना, अर्थात प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली उसको आइडेंटिफाई करना या उसको पहचानना। दूसरा है विभिन्न विकल्पों का अवलोकन करना, अर्थात उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, उन सारे विकल्पों का अवलोकन करना। उसके बाद जो नेक्स्ट चरण या पॉइंट है वो है उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना। हमारे पास जो अलग अलग विकल्प है या सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, उन विकल्पों को जब हमने एनालिसिस कर लिया या उसका अवलोकन कर लिया तो उसमें से हम एक पर्टिकुलर विकल्प को चुनेंगे, यानी उपयुक्त विकल्प को चुनेंगे कि वो विकल्प सही है, इसका हमें चुनाव करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट या फोर्थ पॉइंट है कार्य योजना तैयार करना, यानी अब हमें वर्क प्लान बनाना है कि हमें किस तरीके से कोई चीज को पूरा करना है या हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। यानी कि जब हमने समस्या को पहचान लिया, उसके सारे विकल्प को देख लिया, फिर एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव या विकल्प को हमने चूज कर लिया, उसके बाद हमने एक कार्य योजना या वर्क प्लान बनाया है। उसके बाद लास्ट पॉइंट होता है परिणामों को स्वीकारना, यानी जो रिजल्ट्स आए हैं या कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। यानी प्रत्येक समस्या या कार्य में हमें उसका अवलोकन एवं स्पष्टीकरण करना होता है और उपयुक्त विकल्प को उनकी अच्छाई बुराई के दृष्टिकोण से आंकना होता है। सारे विकल्प एक समस्या के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें सही विकल्प का चुनाव करना होता है जिससे कि हम अपने रिजल्ट की तरफ पहुंच सकें। अब हम बात करने जा रहे हैं आयोजन या नियोजन का महत्व, अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्लानिंग बहुत ही जरूरी होती है, तभी हम अच्छे रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी भी विद्यार्थी के लिए कोई भी विषय का एग्जाम तभी अच्छा जाएगा जब वो पहले से उस विषय की तैयारी कर रहा होगा। अर्थात अगर हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी लक्ष्य है, हम उसको अच्छे से तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमने उसकी अच्छी तरीके से प्लानिंग की होगी। जब हम प्लानिंग के महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहला महत्व होता है नियोजन या आयोजन उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु होता है। अर्थात नियोजन के द्वारा या प्लानिंग के द्वारा हम उद्देश्यों और लक्ष्यों को पॉजिटिव वे में प्राप्त करते हैं, क्योंकि बीच में क्या बाधा आएगी, क्या समस्याएं आएगी, यह हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस होती है मनोबल एवं अभिप्रेरणा में वृद्धि हेतु। एक सुनियोजित योजना परिवार के सदस्यों की सहभागिता को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है, उनको कार्यों के बारे में जानकारी देती है तथा कार्य करने के तरीके के संबंध में भी बताती है और इसके परिणाम स्वरूप जो परिवार के सदस्य हैं उनका मनोबल जो है वह ऊंचा होता है, साथ में उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। क्रियाओं में मितव्ययिता लाने हेतु कार्य करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका या प्रणाली होती है कि हम ऐसे विकल्पों का चयन करें जिससे कि हम कार्य को सुगमता पूर्वक कम समय, कम शक्ति व कम धन व्यय करके पूर्ण कर सकें और विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित कर सकें। कार्य करने के विभिन्न तरीकों पर गहनता से विचार किया जाता है, उसमें अनिश्चितताओं एवं अस्थिरताओं की स्थिति से निपटने हेतु नियोजन में पर्याप्त प्रावधान
रखे जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कम समय, कम शक्ति एवं कम धन व्यय के साथ ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाते हैं। अर्थात यह क्रियाओं में मितव्ययता लाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार करने हेतु। इसके द्वारा जो प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति होती है उसमें सुधार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग हेतु। नियोजन विभिन्न क्रियाओं में एकता एवं समन्वय स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध जो पारिवारिक साधन है उनका अधिकतम उपयोग किया जाना संभव हो पाता है। नेक्स्ट है राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए। व्यक्ति, परिवार, समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि परिवार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी, संपन्न एवं संतुष्ट रहेगा तो राष्ट्र स्वतः ही उन्नति के शिखर को प्राप्त कर लेगा। परंतु यह तभी संभव हो पाएगा जब व्यक्ति अपने धन, समय एवं शक्ति का अधिकतम उपयोग सही दिशा में या राइट डायरेक्शन में करेगा और वह अपने कार्यों को नियोजित तरीके से पूर्ण करेगा। नेक्स्ट महत्व होता है उतावले निर्णय पर रोक लगाने के लिए। परिवार के कई सदस्य या गृहिणी या मुखिया जो कि निर्णय लेते हैं, कई बार अपने निर्णय जल्दबाजी में या घबराहट के कारण लेते हैं, जिसके कारण से उन निर्णयों से हम लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं या हम यह कहें कि पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। अर्थात निर्णय जो किए जाते हैं या प्लानिंग जो की जाती है वह निर्णयों के जो जल्दबाजी में लेना होता है उन पर रोक लगाने का कार्य करता है। अर्थात प्लानिंग के द्वारा हम उतावले निर्णय पे रोक लगाने का एक कार्य करते हैं। नेक्स्ट महत्व है विभिन्न कार्यों में एकता एवं समन्वय स्थापित करने हेतु। पारिवारिक लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गृह कार्यों को किया जाता है। इन क्रियाओं के मध्य जब तक एकता नहीं होगी, समन्वय नहीं होगा, तब तक हम कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे और परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अर्थात विभिन्न क्रियाओं के मध्य प्रभावी एकता एवं जो समन्वय स्थापित किया जाता है वह प्लानिंग के द्वारा ही संभव हो पाता है। बिना प्लानिंग के हम जो विभिन्न या डिफरेंट अलग अलग तरह के कार्य हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट महत्व है भावी अनिश्चितता एवं परिवर्तनों का सामना करने के लिए। भविष्य जो होता है वह अनिश्चित होता है। कल क्या होगा यह किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता है। अर्थात अगर हम भावी अनिश्चितताओं और परिवर्तनों का सामना नहीं कर पाएंगे तो हमारे आयोजन या हमारी प्लानिंग का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। अर्थात नियोजन का महत्व जो है वह शून्य हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा आज का जो वीडियो है बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आपने इकाई ए का बिंदु संख्या जो 2 है उसके बारे में हमने कुछ बात की है। उसमें आपका जो प्लानिंग का जो टॉपिक है वह हमने स्टार्ट किया है कि इसकी परिभाषा क्या है और इसके क्या चरण है, इसका क्या महत्व है। इसको हम कल के वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।